को अध्ययन करके जान सकते हैं। तो मन से जब संबंधित है तो मस्तिष्क के विषय में इससे विचार किया जाता है। जातक के मस्तिष्क में क्या चल रहा है, मन में क्या सोच रहा है, किस प्रकार की इसको मनोवृत्ति है, ठीक है, मानसिक जो है सो उसका क्या, किस प्रकार से वह व्यवहार करेगा, यह प्रकार की जानकारी हम चंद्रमा से प्राप्त करते हैं। चंद्रमा जो है उसको शुभग्रह की श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। शुभग्रह लेकिन तभी होगा जब चंद्रमा बली होगा, ठीक है। और चंद्रमा कब कब बली होता है यह आपको आगे हम बताते हैं। चंद्रमा जो है जल तत्व का कारक है। गौरी जी माइक म्यूट कर दीजिए। चंद्रमा जो है जल का कारक है। जो भी प्रश्न होंगे आपके, आप लोग नोट करके रखिए, प्रश्न काल लिया जाएगा, ठीक है। जल का कारक है। चंद्रमा से हम स्त्रियों के प्रभाव को भी जानते हैं, क्योंकि स्त्रियों में चंद्रमा जो है 100% उसका प्रभाव होता है। स्त्रियों में चंद्रमा का 100% प्रभाव होता है। मन की गति तीव्र होती है और हमारे ग्रह में भी चंद्रमा की गति जो है तीव्र है। 800 से 1000 कला के बीच में इसका जो है गति मापी गई है, आकी गई है। अब जब स्त्रियों पर इसका प्रभाव होता है तो स्त्रियों से संबंधित सारी जानकारियां, स्त्रियों से संबंधित सारी विचार जो हैं वह भी हम चंद्रमा को देख के प्राप्त कर सकते हैं। स्त्रियों में मासिक धर्म भी चंद्रमा के ही कारकत्व से होता है। स्त्रियों का जो मासिक धर्म है वह भी चंद्रमा के कारकत्व पर ही निर्भर करता है। जो हमारी दैनिक राशि फल है, राशि निर्धारण है, वह भी चंद्रमा पर ही निर्भर करता है। हमारे लिखते जा रहे हैं ना आप लोग? मैं पुनः रिपीट कर दूंगा, आप लोग लिखिएगा। लिख रहे हैं गुरुदेव। हाँ, चंद्रमा को शुभग्रह की श्रेणी में रखा गया है, लेकिन अपना शुभत्व जो है, चंद्रमा को शुभग्रह की श्रेणी में रखा गया है, लेकिन चंद्रमा अपना शुभत्व बली होने पर ही देता है, ठीक है। मूलतः चंद्रमा शुभग्रह है। चंद्रमा जल तत्व का कारक है। चंद्रमा जल तत्व का कारक है। मस्तिष्क से संबंधित विचार हम चंद्रमा को देख के ज्ञात कर सकते हैं। चंद्रमा काल पुरुष के मन को भी परिभाषित करता है। स्त्रियों में चंद्रमा का प्रभाव 100% होता है। मन की गति तीव्र है तो चंद्रमा की गति भी तीव्र है। स्त्रियों का मासिक धर्म चंद्रमा के पर ही निर्भर करता है। स्त्रियों में मासिक धर्म, इसका जो प्रभाव है, कारकत्व है, वह चंद्रमा पर ही निर्भर करता है। चंद्रमा से हम दैनिक राशिफल, जातक की राशि निर्धारण, मेलापक प्रकरण, इत्यादि का ज्ञान देखते हैं, इत्यादि को जो है सो निर्णय करते हैं। चंद्रमा के द्वारा ही महादशा, राशिफल इत्यादि का हमें भान होता है, ज्ञात करते हैं। पूर्णिमा को चंद्रमा पूर्णतः बली होता है। पूर्णिमा को चंद्रमा पूर्णतः बली होता है। प्राचीन ऋषियों ने
चंद्रमा को महत्व दिया है। चंद्रमा के द्वारा हम जातक का महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, राशिफल इत्यादि का निर्णय करते हैं। चंद्रमा के द्वारा हम जातक का दशा, महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा इत्यादि का निर्णय करते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का निकटतम ग्रह है, इसलिए पृथ्वी पर इसका प्रभाव अधिक है। चंद्रमा के अंदर चुंबकीय शक्ति भी है। बोले ना हम लोग ग्रह, उपग्रह, तारा, नक्षत्र इत्यादि उन्हीं को ग्राह्य करते हैं जिसमें मतलब जिसका प्रभाव जो है हमारे पृथ्वी मंडल पे पड़ता है, पृथ्वी मंडल के जीवों पर पड़ता है। अब देखिए किन किन चीजों पर इसका प्रभाव होता है, किन किन क्या क्या गतिविधियां इसके कारण होती हैं चंद्रमा के कारण। तो चंद्रमा के द्वारा ही ज्वार भाटा, साइक्लोन, सुनामी, भयानक वेग से चलने वाली हवाएं, वर्षा, तूफान, सुनामी इत्यादि भी इसी के कारण होता है। चंद्रमा आकर्षण, तेज, साथ ही साथ में चमकीला ग्रह भी है। शरीर में जल तत्व का पोषक भी चंद्रमा है। जितनी भी जितनी भी आयुर्वेदिक गुरुदेव और थोड़ा धीरे बोलेंगे जी। चंद्रमा से हम आकर्षण, तेज इत्यादि का ज्ञान देखते हैं, हमें ज्ञात होता है। शरीर में जल तत्व का पोषक भी चंद्रमा है। अब इसके पर्यायवाची शब्द भी आप जान लीजिए। सुधांशु, रजत, राकेश, चंद्रमा, चंद्र इत्यादि नाम भी इसको मिले। गुरुदेव नाम पुनः बोले। भगवान पर्यायवाची शब्द देख लीजिएगा, चंद्रमा का जितना भी पर्यायवाची शब्द है आप देख लीजिएगा। हाँ संदीप जी बोलिए भगवान, क्या प्रश्न है आपका, बताइए। संदीप शास्त्री जी बोलिए। कोई नहीं। गलती छूट गया लग रहा है गुरुदेव। चंद्रमा को सुधांशु, राकेश, रजत, चंद्र, चंद्रमा इत्यादि नाम जो है दिए गए। आयुर्वेदिक औषधियों का भी स्वामी है चंद्रमा, आयुर्वेदिक औषधियों का स्वामी भी है। निशापति नाम से भी चंद्रमा को संबोधित किया जाता है। तो पर्यायवाची शब्द में निशापति भी हो गए। ज्योतिष शास्त्र में मन का विश्लेषण चंद्रमा से ही किया जाता है। ज्योतिष में मन का विश्लेषण चंद्रमा से ही किया जाता है। संदीप शास्त्री जी आप बार बार हैंड रेज कर रहे हैं, क्या दिक्कत है बताइए। संदीप शास्त्री जी
आपका बार बार हैंड रेज हो रहा है, बोलिए अपना प्रश्न बोलिए, आपका माइक म्यूट नहीं है। प्रश्न कुंडली का कारक, प्रश्न कुंडली का विश्लेषण इत्यादि हम चंद्रमा को देख के ही ज्ञात करते हैं। चंद्रमा पृथ्वी पर भूकंप आदि का भी कारक है। पृथ्वी पर जो भूकंप इत्यादि हो रहा है ना, अभी हाल फिलहाल के न्यूज में आप लोग देखे होंगे, यह सब चंद्रमा के कारण ही होता है। जब चंद्रमा बली होता है, अभी आकर्षण बतलाए थे आप लोगों को, तो चंद्रमा जब बली होता है तो जातक में आकर्षण, वह जातक भी हो सकता है जातिका भी, ठीक है। तो चंद्रमा जब बली होता है तो जातक में आकर्षण दिखता है, आकर्षक होते हैं जातक। चंद्रमा सूर्य के समान ही राजपद पर स्थापित है। चंद्रमा भी सूर्य के समान राजपद पर स्थापित है। कुछ लोग चंद्रमा को रानी कहते हैं, लेकिन हमारे जो भी प्राचीन ऋषि हुए हैं चंद्रमा को भी राजा ही मानते हैं, ठीक है। पराशर ऋषि के मतानुसार, देखिए ये आप लोग भी जानते हैं, हमारे जो इतिहास है, इतिहास के अंतर्गत दो गो जो हैं भगवान विष्णु के अवतार बड़ा ही फेमस हुए, एक सूर्य वंश के और एक चंद्र वंश के, ठीक है। तो सूर्य वंश जो है, सूर्य वंश के अंतर्गत राम जी और चंद्र वंश के अंतर्गत कृष्ण जी, है ना। जी गुरुदेव। तो इसको भी ध्यान रखिए आप लोग। कहा गया है ग्रहाधीनम जगत सर्वम ग्रह रूपी जनार्दन, ग्रहाधीनम जगत सर्वम ग्रह रूपी जनार्दन। सभी ग्रह जो हैं, पूरा जगत जो है ग्रह के ही अधीन है। पूरा जो जगत, पूरा जो ब्रह्मांड है हमारा किसी न किसी रूप में ग्रह से ही नियंत्रित होता है। ग्रहाधीनम जगत सर्वम ग्रह रूपी जनार्दन। और उसी ग्रह रूप के अंतर्गत हमारे भगवान विष्णु वास करते हैं और हमारे पूरे सृष्टि का पालन पोषण करते हैं, ठीक है ना। एक सूक्ति भी आप लोग जानते होंगे, सुभाषितानी के अंतर्गत में आप लोगों को मालूम ही होगा, आकाश पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। जिस प्रकार समुद्र का प्रत्येक बूंद जो है समुद्र में मिलने की इच्छा करता है ना। एकमात्र ध्येय जो है, एकमात्र ध्येय जो है, बारिश से गिरने वाली जितनी भी बूंदें हैं चाहे वह कहीं पर भी गिरे, लेकिन उसका जो है लक्ष्य एक ही होता है कि किसी न किसी रूप में हम जो है समुद्र से जाके मिल जाए, ठीक है। तो इसी प्रकार से चाहे आप किसी भी देवता की स्तुति कर लीजिए, भगवान विष्णु ही सर्व जगत में हमारे पालन पोषण करता है।
सभी के इष्ट देव होते हैं, लेकिन एक रहता है ना कि जो सबको लेके चले, पालन पोषण करे। माता का भी उतना ही महत्व है और पिता का भी उतना ही महत्व है ना। लेकिन पिता को स्थान दिया गया है पालन पोषण करने का, है कि नहीं। उसी प्रकार से हमारे जितने भी ग्रह हैं, ठीक है ना, उसमें भी प्रत्येक में भगवान विष्णु जो है सो विराजमान है, और वह जो है ग्रह के रूप में विद्यमान है। ग्रहाधीनम जगत सर्वम ग्रह रूपी जनार्दन। कहीं कहीं पर विवरण है कि नृसिंह जो मंगल हैं, मंगल जो हैं वह भगवान विष्णु के ही नृसिंह रूप के अंतर्गत उनके पुत्र के रूप में जन्म लिए। मंगल का एक नाम भूमि पुत्र भी है, ठीक ना। तो कहीं कहीं पर इसका भी विवरण मिलता है। चंद्रमा जल तत्व प्रधान है, इनका जल पर अधिक प्रभाव देखा गया है। जल से संबंधित जितने भी विचारणीय चीजें हैं, सभी पर चंद्रमा का प्रभाव है। अब हम चंद्रमा के कुछ स्वभाव के अंतर्गत जानते हैं। चंद्रमा जो है चंचल है, चंचल है तो स्वभाव इसका चर है, एक जगह टिकने वाला नहीं है, चर स्वभाव। गुण जो है इसका भी सात्विक, गुण जो है सात्विक, संज्ञा सौम्य। चंद्रमा को सौम्य की भी संज्ञा दी गई है। अच्छा, पीड़ित हो जाने पर यह पापग्रह की भी श्रेणी में आ जाता है। तो इसका स्वभाव जो है, संज्ञा जो है, सौम्य भी है और पापग्रह भी है, ठीक है। स्थिति पर निर्भर करता है। चंद्रमा का बल, देखिए अब चंद्रमा कब कब बली होता है ये ध्यान रखिए आप लोग। चंद्रमा का बल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, नोट करते जाइएगा, मैं एक दो बार रिपीट भी कर दूंगा। चंद्रमा का बल कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से, चंद्रमा का बल जो है कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से बढ़ता है। चतुर्दशी को कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से घट जाता है, ठीक ना। कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से बढ़ता नहीं है, कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से घट जाता है। चतुर्दशी को चंद्रमा जो है वृद्धावस्था में, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को चंद्रमा वृद्धावस्था में चले जाते हैं। अमावस्या को चंद्रमा मृतावस्था में चले जाते हैं। अमावस्या को चंद्रमा मृतावस्था में चले जाते हैं। शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को, फिर से नोट कर लीजिए, चंद्रमा का बल जो है कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से घट जाता है। चतुर्दशी को चंद्रमा वृद्धावस्था में, मतलब बूढ़े हो जाते हैं, बल जो है क्षीण हो जाता है। अमावस्या को चंद्रमा मृतावस्था में चले जाते हैं और पुनः इनका जो है शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को बाल्यावस्था में हो जाते हैं, ठीक है। तो एक बालक के अंतर्गत युवा के समान न तो ऊर्जा रहती है न कार्य करने की क्षमता। तो मोटा मोटी पुनः एक बार बोलिए गुरुजी, प्रतिपदा को क्या बताया गुरुजी? कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से चंद्रमा का बल घट जाता है। चतुर्दशी, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को चंद्रमा वृद्धावस्था में चले जाते हैं। अमावस्या को चंद्रमा मृतावस्था में मृत हो जाते हैं
और शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को बाल्यावस्था में होते हैं। ठीक है, तो यह जो है कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तक चंद्रमा का बल पूर्णतः क्षीण होता है। चंद्रमा का बल जो है क्षीण हो जाता है। अब चंद्रमा बली कब होते हैं, इसको भी नोट कर लीजिए। कृष्ण पक्ष की षष्ठी से, ठीक है, अब ये भी नोट कर लीजिए, यह भी जो है सो इस समय भी चंद्रमा क्षीण होते हैं। कृष्ण पक्ष की षष्ठी से लेके दसवीं तक, शुक्ल पक्ष की दसवीं तक इनका बल जो है क्षीण होता है। कृष्ण पक्ष की षष्ठी से लेके शुक्ल पक्ष की दसवीं तक चंद्रमा का बल क्षीण होता है। कृष्ण पक्ष की षष्ठी से शुक्ल पक्ष की दसवीं तक चंद्रमा का बल क्षीण होता है, और बल जो है क्षीण होने के कारण, बल क्षीण होने के कारण चंद्रमा इस समय पापग्रह हो जाते हैं। तो दो समय दो अवस्था लिख लीजिए। कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तक इस समय भी चंद्रमा क्षीण होते हैं। इस समय चंद्रमा क्षीण होते हैं। कृष्ण पक्ष की षष्ठी से शुक्ल पक्ष की दसवीं तक, कृष्ण पक्ष की षष्ठी से लेके शुक्ल पक्ष की दसवीं तक, एक एक ही बार में ये चीजें कंप्लीट हो गई। कृष्ण पक्ष की षष्ठी से लेके शुक्ल पक्ष की दसवीं तक चंद्रमा क्षीण होते हैं, और चंद्रमा क्षीण होने के कारण इस समय पापग्रह हो जाते हैं। चंद्रमा क्षीण होने के कारण इस समय पापग्रह हो जाते हैं। अब बलि कब होते हैं? शुक्ल पक्ष की एकादशी से, शुक्ल पक्ष की एकादशी से कृष्ण पक्ष की पंचमी तक, शुक्ल पक्ष की एकादशी से कृष्ण पक्ष की पंचमी तक चंद्रमा बलि होते हैं, इसीलिए शुभग्रह हो जाते हैं। दो चीजें नोट करके रख लीजिए। एक तो मैंने अवस्था बता दी, वृद्धावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, मृतावस्था और बाल्यावस्था। ठीक है, और ये जो है कृष्ण पक्ष की एकादशी से लेके शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेके कृष्ण पक्ष की पंचमी तक चंद्रमा युवा अवस्था में रहते हैं, बलि होते हैं। कृष्ण पक्ष की, पुनः एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, एक लाइन में आप लोग लिख लीजिए। कृष्ण पक्ष की षष्ठी से लेके शुक्ल पक्ष की दसवीं तक चंद्रमा क्षीण होते हैं, इसलिए पापग्रह की श्रेणी में आते हैं। शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेके कृष्ण पक्ष की पंचमी तक चंद्रमा बलि होते हैं, इसलिए इस समय चंद्रमा शुभ हो जाते हैं। क्लियर है? क्लियर है? जी गुरुजी। चलिए, अब जो आप लोग पूछ रहे थे कि जब ग्रह कमजोर होता है, बलि होता है, तो क्या होता है? ग्रह जब बलि होता है तो अपना शुभत्व प्रदान करता है। ठीक है, ग्रह जब कमजोर हो जाता है तो अपने कारकत्व में कमी ले आता है। ग्रह जब कमजोर हो जाता है तो जो भी उसका कारकत्व है उसमें कमी ले आता है। जब बलि हो जाता है तो अपने कारकत्व में मजबूती ले आता है, शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, चंद्रमा का लिंग जो है स्त्रीलिंग है। चंद्रमा का लिंग स्त्रीलिंग। चंद्रमा वासना कारक भी है। चंद्रमा वासना कारक भी है।
चंद्रमा की जाति वैश्य, चंद्रमा की जाति वैश्य, प्रकृति वात कफ, प्रकृति वात कफ, कारकत्व में मूलतः माता संबंधित विचार, कारकत्व में मूलतः माता संबंधित विचार, धातु खून और वीर्य, धातु खून और वीर्य मतलब रक्त और वीर्य, तो कमजोर होता है तो शुक्राणु संबंधित परेशानी, जब चंद्रमा कमजोर होता है तो शुक्राणु संबंधित परेशानी ले आएगा। मन का अधिष्ठाता है, मन का अधिष्ठाता, पदवी इसको राजा की, पदवी इसको राजा की, शरीर पर प्रभाव इसका श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, शरीर पर प्रभाव श्वसन तंत्रों पर, फेफड़ों पर, इसको फेफड़े का अधिपत्य भी मिला है, अधिपत्य भी प्राप्त है। शरीर पर प्रभाव, श्वसन तंत्र, फेफड़ों पर प्रभाव। दो दिशाओं का स्वामी है चंद्रमा, दो दिशाओं का स्वामी है, दो दिशा होती है ना, दिशा, वायव्य और पश्चिम दिशा का स्वामी, चंद्रमा वायव्य और पश्चिम दिशा का स्वामी। धातु चांदी और मणि, चांदी और मणि, धातु चांदी और मणि, रत्न मोती, रत्न मोती, चंद्रमा का जो प्रिय रत्न है वह है मोती। धारण समय प्रातः या चंद्र की होरा में, और मोती धारण करने का समय प्रातः या चंद्रमा की होरा में। चंद्रमा के देवता वरुण, चंद्रमा के देवता वरुण, चंद्रमा का शुभ भाव तृतीय, शुभ भाव तृतीय, मृत्यु कारक भी है। चतुर्थ भाव स्थिर कारक और इसके स्वामी भी हैं। चंद्रमा का निवास स्थान जल, चतुर्थ भाव स्थिर कारक और इसके स्वामी भी हैं। शुभ भाव तृतीय भाव, निवास स्थान जल, चंद्रमा का निवास स्थान जल। ऋतु वर्षा, ऋतु वर्षा। स्वराशि, स्वराशि कर्क राशि, चाहे कर्क राशि के स्वामी, चंद्रमा की राशि है कर्क और कर्क राशि के स्वामी भी है और इनकी अपनी राशि ही भी है। चंद्रमा के व्यक्तिगत रूप से कोई शत्रु नहीं है, चंद्रमा के व्यक्तिगत रूप से कोई शत्रु नहीं है, किसी से शत्रुता नहीं है। यह जो है शत्रु पैदा करते हैं। चंद्रमा के
व्यक्तिगत तौर पे अपने कोई शत्रु नहीं है, लेकिन यह जो है शत्रु पैदा करते हैं। जब कुंडलियों का अध्ययन करेंगे तो आप लोग को इस चीज का ज्ञात होगा, यह चीज ज्ञात होगी। ठीक है। चंद्रमा के जो मित्र ग्रह हैं, चंद्रमा के जो मित्र ग्रह हैं सूर्य और बुध, चंद्रमा के मित्र ग्रह हैं सूर्य और बुध, बाकी जितने भी ग्रह हैं सब हैं सम। मित्र ग्रह चंद्रमा के सूर्य और बुध, बाकी सभी ग्रह सम ग्रह हैं, शत्रु इनके कोई नहीं है। ठीक है। जी गुरुदेव जी। शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेके कृष्ण पक्ष की सप्तमी तक चंद्रमा को, शास्त्रों में कहीं कहीं शास्त्रों में जिक्र है, शुक्ल पक्ष की अष्टमी से कृष्ण पक्ष की सप्तमी तक चंद्रमा को पूर्ण माना गया है। नोट करते चले जाइए, अलग अलग शास्त्रों का जो है सो विवरण है। शुक्ल पक्ष की अष्टमी से कृष्ण पक्ष की सप्तमी तक चंद्रमा पूर्ण होता है। दूसरा पॉइंट, कृष्ण पक्ष की अष्टमी से शुक्ल पक्ष की सप्तमी तक चंद्रमा क्षीण होता है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी से शुक्ल पक्ष की सप्तमी तक चंद्रमा क्षीण होता है। पुनः रिपीट कर दे रहा हूं, शुक्ल पक्ष की अष्टमी से कृष्ण पक्ष की सप्तमी तक चंद्रमा पूर्ण होता है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी से शुक्ल पक्ष की सप्तमी तक चंद्रमा क्षीण होता है। अब अवस्थाएं लिख लीजिए। कृष्ण पक्ष की पंचमी से, कृष्ण पक्ष की पंचमी से शुक्ल पक्ष की दशमी तक, कृष्ण पक्ष की पंचमी से शुक्ल पक्ष की दशमी तक चंद्रमा बुढ़ापा, अमावस्या को मृतावस्था, मुझे एक बार दोबारा बता देंगे, कृष्ण पक्ष की अष्टमी से? भगवान, कृष्ण पक्ष की अष्टमी से शुक्ल पक्ष की सप्तमी तक चंद्रमा क्षीण होता है। दूसरा पॉइंट, कृष्ण पक्ष की पंचमी से, कृष्ण पक्ष की पंचमी से शुक्ल पक्ष की दशमी तक चंद्रमा बुढ़ापा और मृतावस्था को प्राप्त करता है, अमावस्या को मृतावस्था। इसमें शुभ फल की अभिलाषा व्यर्थ की जाती है, इस यानी कि इसमें शुभ फल प्राप्त नहीं होते हैं। चंद्रमा जब बुढ़ापा अवस्था में हो, वृद्धावस्था में हो, मृतावस्था में हो, तो शुभ फल की अभिलाषा नहीं करनी चाहिए, इसमें शुभ फलों की प्राप्ति नहीं होती है। अब लिखिए, बलि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुक्ल पक्ष की दशमी तक, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुक्ल पक्ष की दशमी तक मध्यम बलि, मध्यम बलि, इसमें भी शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को बाल्यावस्था प्राप्त करते हैं चंद्रमा। पहले ही लिखा चुका हूं मैं, पुनः रिपीट कर दे रहा हूं। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुक्ल पक्ष की दशमी तक मध्यम बलि होता है, इसमें भी शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को चंद्रमा बाल्यावस्था में होते हैं। ठीक है। शुक्ल पक्ष की एकादशी से कृष्ण पक्ष की पंचमी तक, शुक्ल पक्ष की एकादशी से कृष्ण पक्ष की पंचमी तक चंद्रमा
बलवान होते हैं, चंद्रमा बलवान होते हैं। इसमें भी पूर्णिमा को चंद्रमा पूर्ण बलवान माना जाता है। इसमें भी पूर्णिमा को चंद्रमा पूर्ण बलवान माना जाता है। कृष्ण शुक्ल पक्ष की एकादशी से कृष्ण पक्ष की पंचमी तक चंद्रमा बलवान होता है। पूर्णिमा को चंद्रमा पूर्ण बलवान अति बलवान होता है। ठीक है। यानी कि कुल मिला के 10 दिन हो गए ना। एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, प्रतिपदा, दूज, तृतीया, चतुर्दशी, चौथ, पंचमी। 10 दिन हो गए। 10 दिन हुए ना। शुक्ल पक्ष के 5 दिन और 5 दिन कृष्ण पक्ष के हुए ना भगवान। जी गुरुजी जी। तो यह 10 दिन जो है चंद्रमा युवावस्था में होते हैं। इस समय चंद्रमा बलवान होते हैं। ठीक है। जी गुरुजी। तो हम लोगों को शुभ कार्य जो है इन्हीं 10 दिनों में करना शुभ होता है, फलदायी होता है, अधिक फल देने वाला होता है। अब चंद्रमा का निवास स्थान, अधिपत्य जो है वो भी जान लीजिए। नदी, तालाब में, क्रीड़ा स्थान में निवास स्थान चंद्रमा का। नदी, तालाब, क्रीड़ा स्थल, जल स्थान में, चंद्रवास में। जब चंद्रमा का वास हो तभी हमको बोरिंग, नलकूप इत्यादि कार्य प्रारंभ कराना चाहिए। जलाशयारंभ, बोरिंग, नलकूप इत्यादि चंद्रवास में ही कराना शुभ होता है। जब वास्तु आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा उस समय इन चीजों को क्लियर करूंगा। ठीक है। फिलहाल अभी जान लीजिए, बोरिंग, जलाशयारंभ, जलाशय बनाने के लिए, नलकूप इत्यादि के लिए चंद्रमा का वास शुभ स्थानों पर हो तभी कराना चाहिए, या जब चंद्रमा बली हो तभी कराना चाहिए। ठीक है। दुर्गा मंदिर, चंद्रमा का निवास स्थान। दुर्गा मंदिर, वधु कक्ष, मधु का स्थान। चंद्रमा का वास जो है दुर्गा मंदिर, वधु कक्ष, मधु का स्थान, वधु कक्ष, मधु का स्थान, औषधि भंडार में होता है। चंद्रमा का वास दुर्गा मंदिर, वधु कक्ष, मधु स्थान पे होता है। औषधि भंडार में भी चंद्रमा का ही वास होता है। चंद्रमा की उच्च राशि वृषभ। चंद्रमा की उच्च राशि वृषभ और वृष राशि में, मतलब वृषभ राशि में 1 से लेकर 3 अंश तक उच्च होता है। ठीक है। 1 से लेकर 3 अंश तक उच्च का होता है। चंद्रमा का उच्च राशि वृषभ है, 1 से लेकर 3 अंश तक। चंद्रमा का नीच राशि वृश्चिक राशि। चंद्रमा की नीच राशि वृषभ राशि 7 अंश तक नीचता को प्राप्त करते हैं। 7 अंश 30 कला
कहीं कहीं पर जिक्र है इसका। 7 अंश 30 कला तक नीचता को प्राप्त करते हैं। चंद्रमा का मूल त्रिकोण राशि भी वृषभ राशि है। चंद्रमा का मूल त्रिकोण राशि वृषभ राशि है। 4 अंश से लेके मतलब 30 कला, 4 अंश 30 कला तक। पांच अंश से अपनी राशि में स्वगृही, 5 अंश से अपनी राशि में स्वगृही। पांच अंश से अपनी राशि में स्वगृही। चंद्रमा की 7वीं दृष्टि मूल दृष्टि होती है। दृष्टि के विषय में एक बार लिखवा दिया था, मैं नोट करवा दिया था। चंद्रमा की 7वीं दृष्टि मूल दृष्टि होती है। चंद्रमा का दशा 10 वर्ष का होता है। चंद्रमा का दशा 10 वर्ष तक रोहिणी, हस्त और श्रवण, रोहिणी, हस्त और श्रवण नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक को चंद्रमा की दशा प्राप्त होती है। जन्म दशा चंद्रमा की होती है। ठीक है। चंद्रमा हमेशा मार्गी रहते हैं। चंद्रमा हमेशा मार्गी रहते हैं। चंद्रमा को नमकीन प्यारा है। चंद्रमा को नमकीन प्यारा है, लवण। नए वस्त्र पर चंद्रमा का प्रभाव होता है। नए वस्त्र पर चंद्रमा का प्रभाव होता है। चंद्रमा दक्षिणायन में बली होते हैं। चंद्रमा दक्षिणायन में बली होते हैं। और संविधा में चंद्रमा को पलाश, संविधा नवग्रह की जो संविधा होती है उसमें पलाश। गुरुदेव समय हो गया है, प्रश्न मेरे लिए है। थोड़ा सा भगवान 10 मिनट और कुछ कारकत्व अगर इत्यादि जो है सो लिखवा दें। जी 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 जी। चलिए। अब चंद्रमा से स्वास्थ्य से संबंधित पहले कारकत्व लिख लीजिए। चंद्रमा का जो स्वरूप है मूलतः स्थूल शरीर। चंद्रमा का शरीर स्थूल शरीर, या चंद्रमा पे प्रभाव वाले जातक का स्थूल शरीर। मूलतः लोग जिनका चंद्रमा बली होता है युवावस्था और प्रौढ़ावस्था को प्राप्त करते हैं। युवावस्था और प्रौढ़ावस्था को प्राप्त करते हैं। सुंदर और आकर्षक नेत्र होते हैं। जिनके जातक का चंद्रमा बली हो उनके सुंदर और आकर्षक नेत्र होते हैं। रक्त की मात्रा भी गुरुजी जिनका चंद्रमा बली होता है तो सुंदर और आकर्षक नेत्र, सुंदर और आकर्षक नेत्र देखने में ठीक ठाक लगते हैं। रक्ताधिक, इनमें रक्त की मात्रा जो है अधिक होती है। और शरीर में रक्त पर भी प्रभाव इनका माना गया है। शरीर में रक्त पर प्रभाव माना गया है। ऐसे जातक छोटे छोटे केस से युक्त होते हैं। कभी देखा गया घुंघराले बाल भी होते हैं।
लेकिन छोटे छोटे केस से युक्त होते हैं। मृदु भाषी, मीठा बोलने वाले, मधुर वचन बोलने वाले, मृदु भाषी। श्वेत वस्त्र इनको पसंद होता है, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले होते हैं। गौर वर्ण के जातक, गौर वर्ण के। और वात और कफ प्रधान प्रकृति होती है, वात और कफ प्रधान प्रकृति होती है। कारकत्व, कारकत्व, कारकत्व में विशेष प्रभाव जिन पर होता है नोट करते चले जाइए। माता संबंधित, माता संबंधित प्रश्न विचार इत्यादि। चित्त की वृत्ति, चंचलता, चित्त की वृत्ति, चंचलता, मानसिक रोग, मानसिक रोग, पागलपन, पागलपन। शारीरिक पुष्टि, शारीरिक पुष्टि, शारीरिक पुष्टि। राजा की कृपा, राजा की कृपा इत्यादि का विचार कारकत्व जो है प्राप्त है। चंद्रमा से संपत्ति का विचार, चंद्रमा से संपत्ति का विचार। मनुष्य का टैलेंट, मेधावी, मनुष्य का टैलेंट, मेधा शक्ति। जीवों के मन के कारक, औषधि कारक, संजीवनी बूटी इत्यादि जितनी भी बूटियां हैं, संजीवनी बूटी इत्यादि जितनी भी बूटियां हैं, जितनी भी औषधि हैं, सब पर। अच्छा, एक चीज नोट करिएगा आप लोग, देखिएगा, जिन व्यक्ति का चंद्रमा क्षीण होता है, जिन व्यक्ति का चंद्रमा क्षीण होता है, उनमें अमावस्या तिथि के करीब पहुंचने पर, जिन व्यक्तियों का चंद्रमा जब क्षीण होता है, उनमें अमावस्या तिथि के करीब पहुंचने पर उनमें, उनके व्यक्तित्व में उन्माद, जिन व्यक्तियों का चंद्रमा क्षीण होता है, ऐसे जातक जब अमावस्या तिथि के करीब पहुंचते हैं, तब उनके व्यक्तित्व में उन्माद, पागलपन, चोरी इत्यादि की घटना जो है बढ़ जाती है। जिन व्यक्तियों का चंद्रमा क्षीण होता है, उनमें अमावस्या तिथि के करीब पहुंचने पर उन्माद, पागलपन, चोरी इत्यादि की घटना जो है बनी रहती है, बढ़ जाती है। इस समय उनके घर में चोरी होने की संभावना, उनके घर में कलह के बादल मंडराएंगे, कलह होगा, उन्माद होगा व्यक्ति में, आपसी जो है सो चिड़चिड़ापन, पागलपन, अस्थिरता, अस्थिर बुद्धि, ये सब जो है बढ़ जाता है। चंद्रमा से कृषि संबंधित विचार, कृषि कार्य, कृषि संबंधित विचार, कृषि कार्य, यश कीर्ति, यश कीर्ति, जल, गौ, जल, गौ यानी गाय, माता का सुख, माता का सुख, मातृ सुख, भूमि, भूमि, भवन, भवन, छत्र, छत्र,
पंखा, पंखा, सागर का स्नान, सागर का स्नान इत्यादि इन पर प्रभाव होता है। जिन व्यक्तियों का चंद्रमा, एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, जिन व्यक्तियों का चंद्रमा कमजोर होता है, जिन व्यक्तियों का चंद्रमा कमजोर होता है, उन्हें जल से भय भी होता है, उन्हें जल से भय भी होता है, पानी से भय। जिन व्यक्ति का चंद्रमा कमजोर हो, क्षीण हो, पीड़ित हो, उन्हें जल से भय होता है। मातृ सुख में मानसिक आह्लाद यानी प्रसन्नता, मातृ सुख में मानसिक आह्लाद यानी प्रसन्नता, मानसिक प्रसन्नता, खुशी जिसको बोलते हैं, चंद्रमा का ही कारकत्व है। कांसा, चांदी, मोती, कांसा, चांदी, मोती, इन पर भी चंद्रमा का ही प्रभाव। जिन किसी को जस न मिलता हो, कीर्ति न मिलता हो, स्त्री से संबंधित, सुख संपत्ति से संबंधित विचार जो है चंद्रमा से ही किया जाता है। जिनका चंद्रमा बली हो वैसे लोग देवता के उपासक, मतलब भक्ति में लगे रहते हैं। धोबी पर, व्यवसाय में धोबी पर, कृषक पर चंद्रमा का ही प्रभाव होता है, धोबी पर, कृषक पर। और दोनों कार्य जो हैं वर्षा पे ही आधारित हैं या जल पे ही तो आधारित हैं। देखिए एक तरीके से धोबी कपड़ा कब साफ करेगा, जल मिलेगा तभी ना। किसान खेती कब करेगा, जल उपलब्ध होगा तभी ना। तो इन दो पेशाओं पे या जल से संबंधित जो भी व्यवसाय है उन सब पर जो है चंद्रमा का ही प्रभाव होता है। जितने भी जलचर हैं, जलीय जीव जंतु, खरगोश, खरगोश, हिरण, हिरण और एक चकोर पक्षी होता है, चकोर। अब पता नहीं अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग बोलते हो लोग, होंगे लोग, लेकिन चकोर नहीं पक्षी, नहीं है भगवान, नाम होता है चकोर। इस पर जो है चंद्रमा का ही वास होता है, अधिपत्य होता है, इन्हीं के कारकत्व के अंतर्गत आते हैं। चंद्रमा जो है चतुर्थ भाव में बली होता है, चंद्रमा चतुर्थ भाव में बल को प्राप्त करता है, इसको दिग्बल कहते हैं, इसको दिग्बल, दिग्बल। चंद्रमा चतुर्थ भाव में बली होता है, इसको दिग्बल कहते हैं। कल गुरुदेव बताए थे सप्तम भाव में बलि होता है चंद्रमा। चतुर्थ भाव में भी बली होता है भगवान। जी जी। मकर राशि से 6 स्थान उपरांत चेष्टा बली, मकर राशि से 6 स्थान उपरांत चेष्टा बली, यानी कि मकर, कुंभ, मीन, मेष, मेष, वृष, मिथुन। नेत्र, नेत्र पर, मस्तिष्क पर चंद्रमा का प्रभाव देखिए, शारीरिक अंगों पर, नेत्र, मस्तिष्क, उदर और मूत्र स्थल पर चंद्रमा का निवास होता है। और इन सभी में किसी प्रकार की त्रुटि आने पर चंद्रमा को हम लोग देखते हैं इन्हीं स्थानों पर। अब चंद्रमा से संबंधित
जो रोग हैं उनको जान लीजिए, चंद्रमा से संबंधित जो रोग हैं उनको जान लीजिए। मस्तिष्क संबंधित जितनी भी परेशानी हो, मस्तिष्क संबंधित जितनी भी परेशानी हो, सब में चंद्रमा का ही प्रभाव है। नींद से संबंधित जितनी भी समस्या हो, नींद नहीं आना, नींद बहुत ज्यादा नींद आना, नींद में चलना, जितना भी चीज है नींद से संबंधित, किसी को अनिद्रा, अधिक निद्रा, स्वप्न उपन सब उसी चंद्रमा का ही कारक तत्व होता है गुरुदेव, जो नींद में स्वप्न बुलाते हैं। हाँ हाँ, नींद नहीं आना, नींद आना, अनिद्रा, नींद में कुछ लोगों को चलने की समस्या होती है, रहेंगे कर्नाटक में चले आएंगे केरला में नींद में चलते चलते, तो इन सब पर जो है चंद्रमा का ही प्रभाव होता है। जलन से संबंधित समस्या भी चंद्रमा के कारण उत्पन्न होता है। ठंड से उत्पन्न जितने भी रोग हैं, ठंड से संबंधित रोग, किसी को साइनस इत्यादि जो हो जाता है, वह भी चंद्रमा के कारण ही होता है। फोड़ा फोड़ा फुंसी होते रहते हैं ना लोगों को, इस पर भी चंद्रमा का ही अधिपत्य है। पीलिया, जॉन्डिस, बदहजमी, पीलिया, जॉन्डिस, बदहजमी, यह सब चंद्रमा के कारण ही है। शरीर में लगातार कमजोरी, शरीर में लगातार कमजोरी, स्त्री से पीड़ा, देवता से पीड़ा, दैवीय शक्ति प्रकोप, लगातार कमजोरी, उसके बाद गुरुदेव शरीर में लगातार कमजोरी हो तो चंद्रमा का ही देखना चाहिए। चंद्रमा किसी न किसी प्रकार से पीड़ित हो रहा है, गोचर में हो, लग्न कुंडली में हो, चंद्र कुंडली में हो, नवमांश में हो, जिसमें भी हो उसको देखना चाहिए। स्त्री देवता से पीड़ा, दैवी शक्ति प्रकोप, शीत ज्वर, रक्त विकार, रक्त संबंधित बीमारी, किसी का हीमोग्लोबिन डाउन हो जाता हो, थैलीसीमिया इत्यादि रोग, रक्त विकार, रक्त संबंधित बीमारी, खून की कमी, पशु पीड़ा, पशु से आघात हो, जल तंतु, जल दशा वाले पशु से पीड़ा, जलाघात, कफ, सर्पाघात, वृक्षघात, दमा, राजयक्षमा, टाइफाइड, मलेरिया, जानवरों से हमला, एक चंद्र दूषित होने से रोग होता है बालारिस्ट रोग, अरुचि, बालकों का चिल्लाना, ये सब चंद्रमा के ही कारण होता है। चंद्रमा जब सूर्य के साथ युति बनाता है, चंद्रमा जब सूर्य के साथ युति बनाता है तो अमावस्या नामक योग बनता है।
चंद्रमा सूर्य के साथ निष्फल होता है। चंद्रमा सूर्य के साथ निष्फल हो जाता है। चंद्रमा से अब निर्मित योग, चंद्रमा से अब निर्मित योग अच्छा, कुछ कार्य कार्य जो है सो लिख लीजिए, फिर आपको सुनफा अनफा इत्यादि योग बताते हैं। कार्य क्षेत्र लिख लीजिए। चंद्रमा से मत्स्य पालन, क्रय विक्रय, मत्स्य पालन, क्रय विक्रय, जलीय फल, पानी फल वगैरह इत्यादि सुने होंगे, सिंघाड़ा इत्यादि का, इनका भी क्रय विक्रय। मोती जनित व्यापार, मोती जनित व्यापार, जल से संबंधित जितने भी कार्य क्षेत्र हैं सब इसके अंतर्गत आते हैं। समुद्रीय व्यापार, समुद्रीय व्यापार, अब आजकल उसको क्या करते हैं नव युग में, हमको मालूम नहीं इतना, आप लोग देख लीजिएगा। कृषि कर्म, कृषि कर्म, कृषि संबंधी जितने भी कर्म हैं। चौपायों, पशुओं का क्रय विक्रय, पशुओं का क्रय विक्रय, चौपायों को पशुओं का क्रय विक्रय। तीर्थाटन, तीर्थाटन, तीर्थ पंडा, तो तीर्थ के पुरोहित होते हैं ना, पंडा होते हैं ना, पंडा जी। जी जी। और जी, चंद्रमा बलि होने पर तीर्थ पंडा भी आप कार्य क्षेत्र में लोग जाते हैं। स्त्री के माध्यम से यदि कोई कारोबार करते हैं, स्त्री के माध्यम से कोई कारोबार, वस्त्रादि के क्रय विक्रय, वस्त्रादि के क्रय विक्रय, कोल्ड ड्रिंक का व्यापार, कोल्ड ड्रिंक का व्यापार, जल का व्यापार, आजकल पानी वगैरह आरओ वगैरह भर के भेजते हैं लोग, बेचते हैं इधर उधर, है ना, सीलबंद पानी। जी भगवान। फसल बेचना, फसल बेचना, जलापूर्ति विभाग, सिंचाई विभाग, जलापूर्ति विभाग, पेयजल विभाग, नेभी, नौसेना, मशरूम इत्यादि की खेती, नेभी, नौसेना, मशरूम इत्यादि की खेती, जलापूर्ति विभाग, पेयजल विभाग, प्लम्बिंग वगैरह के जो भी कार्य क्षेत्र हैं, नहर विभाग, सिंचाई विभाग, चावल, चांदी, नमक, चीनी, चावल, चांदी, नमक, चीनी, सीसा, चश्मा, चश्मा, अस्पताल इत्यादि में जो भी नर्सिंग से संबंधित, डॉक्टर से संबंधित जो भी कार्य क्षेत्र है। किराना सामान, किराना सामान, चमकीली वस्तु, चमकीली वस्तु, दवा विक्रेता, दवा विक्रेता, प्रेम संबंध, प्रेम संबंध, अच्छा कुछ चीज आप लोग और लिख लीजिए। अगर किसी के घर में चंद्रमा दूषित हो, अगर किसी के घर में चंद्रमा दूषित हो, उसके घर में पानी अधिक बर्बाद होगा। इसलिए
पानी हम लोगों को बर्बाद नहीं करना चाहिए, नहीं तो चंद्रमा हम लोग का कमजोर होता है। ठीक है ना। किसी के घर में जी भगवान। किसी के घर में मस्तिष्क की बीमारी है तो कहीं ना कहीं चंद्रमा का वहां पे रोल है। चंद्रमा का बल जो है रात्रि में बढ़ता है, चंद्रमा का बल जो है रात्रि में बढ़ता है। अब रहने दीजिए गुरुदेव, बहुत ज्यादा हो गया, कमर दुखने लगा। अब खाली चांद्र योग बचा हुआ है भगवान। बस 5 मिनट में यह चीज क्लियर होगा, चांद्र योग। फिर नए दिन नए विषय पर चर्चा करेंगे भगवान। एक आध दो दिन थोड़ा समय दे दिया करिए आप लोग, ठीक है। कहिए तो आगे बढ़े, बस योग बताना रह गया है। बाकी सभी चीजें लगभग हो गई, कार्य क्षेत्र हो ही गए, कारकत्व हो ही गए, रोग हो ही गया। कहिए थोड़ा क्या। सा थोड़ा सा है तो बता दीजिए भगवान। बस चांद्र योग है बस, जी बताएं भगवान। क्योंकि 3-4 दिन समय हो गया भगवान, अभी तक हम लोग सिर्फ और सिर्फ 2 ही ग्रह बता पाए हैं। बताइए, नहीं ना होगा ऐसे। उसमें सूर्य का ज्यादा था ना भगवान। चंद्र का भी है भगवान, चंद्र भी तो दूसरा दिन है ही है। इसीलिए एक दिन में हो नहीं पाएगा ये। नहीं, बस ये चांद्र योग बताता है, उसके बाद में चलते हैं, ठीक है। चलिए अब चांद्र योग लिखिए, चंद्रमा से बनने वाले योग। चंद्रमा जिस राशि में स्थित हो, चंद्रमा जिस राशि में स्थित हो उससे द्वितीय स्थान में, चंद्रमा जिस राशि में स्थित हो उससे द्वितीय स्थान में सूर्य को छोड़कर, सूर्य को छोड़कर कोई अन्य ग्रह हो, कोई अन्य ग्रह हो तो यह जो है सुनफा नामक योग होता है, सुनफा नामक योग होता है। पुनः रिपीट करते रहा हूं, चंद्रमा जिस राशि में स्थित हो उससे द्वितीय स्थान में, उससे द्वितीय स्थान में सूर्य को छोड़कर, सूर्य को छोड़कर कोई अन्य ग्रह हो, कोई अन्य ग्रह हो तो यह स्थिति सुनफा नामक योग का निर्माण करती है। नाम से ही क्लियर हो गया, सुनफा शुभ योग में की श्रेणी में आता है। सुनफा जो है शुभ योग की श्रेणी में आता है, यानी इससे लाभ होता है। सुनफा, नफा मतलब फायदा, जिससे लाभ प्राप्त होता है, ठीक है। दूसरा, जी दूसरा चंद्रमा जिस राशि में स्थित हो, चंद्रमा जिस राशि में स्थित हो, हम यहाँ राशि बोल रहे हैं, इसका मतलब वह भाव भी है, ठीक है ना। आप लोग लिख लीजिएगा, राशि भाव दोनों को। चंद्रमा जिस राशि में स्थित हो उससे, चंद्रमा जिस राशि में स्थित हो या जिस भाव में स्थित हो उससे द्वादश स्थान में, द्वादश स्थान में चंद्रमा जिस राशि में स्थित हो उससे द्वादश स्थान में सूर्य को छोड़कर, सूर्य को छोड़कर कोई अन्य ग्रह हो, कोई अन्य ग्रह हो तो यह स्थिति अनफा नामक योग बनाती है, अनफा नामक योग का निर्माण करती है। पुनः एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, चंद्रमा जिस भाव में या जिस राशि में स्थित हो उससे द्वादश स्थान में,
द्वादश स्थान में सूर्य को छोड़कर कोई अन्य ग्रह हो तो यह स्थिति अनफा नामक योग का निर्माण करती है। अनफा नामक योग का निर्माण करती है। यह हानिकारक योग में, अनफा मतलब नुकसान, यह हानिकारक योग है। क्लियर है? जी गुरुदेव जी। चलिए तीसरा, चंद्रमा से द्वितीय और द्वादश, चंद्रमा से द्वितीय और द्वादश भाव में सूर्य को छोड़कर कोई अन्य ग्रह हो तो दूरधरा नामक योग होता है। दूरधरा नामक योग निर्माण होता है। पुनः रिपीट कर दे रहे हैं। चंद्रमा से द्वितीय और द्वादश, एक था सिर्फ द्वितीय, एक था सिर्फ द्वादश, ठीक है। अब द्वितीय और द्वादश दोनों, ठीक ना। चंद्रमा से द्वितीय और द्वादश भाव में सूर्य को छोड़कर कोई अन्य ग्रह हो, चंद्रमा से द्वितीय और द्वादश भाव में सूर्य को छोड़कर कोई अन्य ग्रह हो तो दूरधरा नामक योग होता है। दूरधरा नामक योग होता है। यह भी शुभ योग की श्रेणी में आता है। यह भी शुभ योग की श्रेणी में आता है। इसमें जातक प्रसिद्धि पाता है, यानी कि प्रसिद्धि देने वाला योग होता है। ठीक है। चलिए तीसरा, ऐसा योग जिसमें चंद्रमा से एक घर आगे, ऐसा योग जिसमें चंद्रमा से एक घर आगे और एक घर पीछे, ऐसा योग जिसमें चंद्रमा से एक घर आगे और एक घर पीछे कोई ग्रह न बैठे, कोई ग्रह न बैठे, ऐसा योग जिससे चंद्रमा से एक घर आगे और एक घर पीछे, ठीक है, यानी द्वितीय और द्वादश दोनों में कोई ग्रह न बैठे, कोई भी ग्रह न बैठे, यह योग केमद्रुम नामक योग का निर्माण करता है। केमद्रुम योग का निर्माण करता है। यह अशुभ योग है, अनिष्टकारी योग है, यह परेशानी देने वाला योग है, यह परेशानी देने वाला योग है। हो गया। अब आखिरी योग जो चंद्रमा से निर्माण होता है, गज केसरी योग। गज केसरी योग, ठीक है। चंद्रमा से केंद्र में, चंद्रमा से केंद्र में अगर गुरु हो, चंद्रमा से केंद्र में अगर गुरु हो तो यह गज केसरी योग का निर्माण करता है। चंद्रमा से केंद्र में अगर गुरु हो तो यह गज केसरी योग का निर्माण करता है। यह भी शुभ ग्रह मतलब शुभ योग की श्रेणी में आता है। शुभ योग की श्रेणी में आता है। तो यह आज का हमारा प्रकरण चंद्रमा से संबंधित सभी विषयों पर विस्तार में चर्चा हुई। अब आप लोगों का अगर कोई प्रश्न शेष न रह गया हो तो एक एक करके हैंड रेज करके पूछिए। जिनका छूट गया हो रिकॉर्डिंग एक बार देख लेंगे, वह चीजें नोट कर लेंगे।
मैं आज सिर्फ प्रश्नों को लूंगा, जिनका छूट गया है वो नहीं बताने वाला हूं। आप लोग रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। लिंकेश जी, भगवान। जी गुरुदेव। गुरुदेव, चंद्रमा से केंद्र में गुरु का मतलब चंद्रमा कहाँ बैठेगा गुरुदेव? केंद्र में तो गुरु हो गए और चंद्रमा कहाँ पर रहेगा? चंद्रमा कहीं भी हो, केंद्र केंद्र के 4 स्थान मैंने बताए थे, 1, 4, 7, 10। जी ठीक है। वहां तो जी और अब चंद्रमा यहाँ कहीं भी पर रहेगा। अब यहाँ पर गुरु हो, चंद्रमा गुरु को देखता हो, गुरु चंद्रमा को देखता हो। ठीक है, दृष्टि मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, जी जब पढ़ेंगे तो गुरु की भी दृष्टि आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, जी गुरुदेव, समझ गए गुरुदेव। चलिए और बोलिए भगवान। जी गुरु जी, जैसे गुरु हो, शुक्र और चंद्रमा एक भाव में हो तो उसमें भी एक बनेगा गुरु जी, नहीं बनेगा? मैंने क्या बोला भगवान? जी मेरी बातों को थोड़ा अवलोकन करिए। चंद्रमा से केंद्र में अगर गुरु हो, जी जी जी, अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गए। ठीक है, जी तब गुरु जी, यह जी जी, बात लागू होगा। और क्लियर हो गुरु की गया। फिर वही आ जाएगी, फिर वही चीजें जो है सो आ जाएगी कि किस बल जाता है, किसकी दृष्टि प्रबल है। ठीक ना, तब ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक जी है, गुरु जी, जी जी। चलिए और किनका प्रश्न है? फटाफट प्रश्न करें भगवान, समय अधिक हो गया है, अधिक समय नहीं लूंगा मैं। राम गोपाल जी। गुरुदेव, चौथा कौन सा योग था? जी, चौथा योग केमत द्रुम है क्या? हाँ, केमद्रुम योग बहुत अशुभ योग है यह। जी गज केसरी, सूनफा और दुर्धरा, यह शुभ योग की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, अनफा और केमद्रुम यह जो है अशुभ योग की श्रेणी में आते हैं। चलिए, लता शंकर दीक्षित, ललता शंकर, क्या नाम है भगवान? जी सर, जी गुरु जी। जी भगवान। आज मैं जुड़ा हूँ पहली बार, तो सर वो गुरु जी पे सूर्य का जो लिखाया था आपने, मतलब प्रकरण, हम्म तो वो मैंने नोट नहीं कर पाया हूँ, तो वो कहाँ से मिलेगा? सनातन ज्ञान संस्थान नामक यूट्यूब चैनल है। ठीक है, जी गुरु जी, जी गुरु जी। वहां पर प्रतिदिन की रिकॉर्डिंग डाली जाती है, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और वहां से जो भी पीछे के प्रकरण हैं सारे डाले गए हैं, जी आप उसको जी देखिए गुरु जी, और ओपन करिए। चलिए, धन्यवाद गुरु जी। ऋषि जी, ऋषि जी प्रश्न करें। जी गुरु जी, ये चंद्रमा तृतीय भाव में शुभ का होता है, तो मृत्यु कारक चंद्रमा गुरु जी मृत्यु कारक है कि ये तृतीय भाव मृत्यु कारक है? भगवान तृतीय भाव में चंद्रमा जो है सो शुभत्व प्राप्त करता है। ठीक है, और मैंने जब भाव प्रकरण लिखाया था तो वहां पे आपको नोट भी करवाया था कि कौन सा भाव मार्केश है, कौन सा भाव मृत्यु कारक है। तो आप इसको देखिए जरा, अवलोकन करिए। जी गुरु जी। गौरी दत्त जी। गुरुदेव प्रणाम। नमो नमः। ये आपका जो तीनों एक योग बताया, हाँ सुनफा अनफा दुर्धरा, हाँ अगर ये तीनों योग हाँ उसका बन रहा होगा, तीनों हाँ योग हाँ, दुर्धरा सुनफा अनफा, नहीं, तो सुनफा दुर्धरा और गज केसरी। नहीं, गज केसरी की बात नहीं है, सुनफा अनफा दुर्धरा। अनफा हाँ तो अशुभ है, हाँ, लेकिन दोनों में अब आपका दुर्धरा आ गया, इधर उधर कोई ग्रह है सूर्यवाहिक। आप बताइए भगवान, जब सुनफा हो जाएगा, ठीक है, तब फिर जी, दुर्धरा कैसे होगा बताइए? दुर्धरा का मतलब आपने उसका द्वादश स्थान में भी कोई सूर्य से बाइक और ग्रह हो, आगे भी ग्रह हो, ये बताया था। द्वितीय और द्वादश भाव में सूर्य को छोड़कर कोई अन्य ग्रह हो तो आपका जी दुर्धरा दुर्धरा योग हो जाएगा। और जी जी। और और सुनफा अनफा बताया कि योग, सूर्य को छोड़ देगा तो फिर जो है सो कोई और ग्रह हो जाएगा, तो फिर अनफा कैसे होगा बताइए? जी अनफा भी मैं देख लेता हूँ जी, आपने जो लिखा है अनफा योग, तो गुरुदेव, इन योगों को काटने का भी कोई उपाय होगा?
जी इन योगों की जैसे बुरे योग होते हैं उनकी काट में होगी। हाँ, तो काट होती है भगवान, अब उसका जो है सो उपाय होता है, उसके जो है सो शांति का, अगर किसका कितना परसेंटेज जो है सो नुकसान कर रहा है इन चीजों को। वो तो उपाय प्रकरण में भगवान बता दिया जाएगा, सारा कुछ उपाय प्रकरण की भी कक्षा चलेगी इसी के माध्यम से, उसमें आपको सब कुछ बताया जाएगा। आप लोग धैर्य रखें बस। जी जी जी। गौरी जी आपका क्लियर हुआ? नहीं गुरुदेव, मुझे थोड़ा डाउट है, इसलिए डाउट है कि आपने जो ये दुर्धरा योग मतलब कि अनफा योग बताया, ये अशुभ होता है। तो हाँ सूर्य को छोड़कर और ये आपका द्वादश स्थान में होगा, द्वादश भाव में कोई ग्रह हो तो अनफा योग बनेगा, ये बताया है ना। जी। तो अनफा योग भी बन रहा है मानो